हेलो एवरीवन। तो इस सीरीज़ में हम लोग जो भी हमारे एसएससी जेई के या हमारे जो भी स्टेट एई जेई के जो पीवाईक्यूज़ हैं उनको हम देखने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की उनको कोशिश करेंगे, सारे देखेंगे हम लोग। और जब हमारा एसएससी जेई और जो भी हमारे स्टेट एई जेई के पीवाईक्यूज़ हैं जब वो एक बार कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ उनके भी पीवाईक्यूज़ हम लोग देखेंगे। तो सर्वेइंग से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सर्वेइंग से हम लोग इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि बाकी जो भी हमारे सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपको आरसीसी देखना है या आपको स्टील देखना है तो उसके लिए आपको सोम को पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन सर्वेइंग में क्या है कि सर्वेइंग में आपको के पास जो भी आपके अदर सब्जेक्ट है उनका कोई लिंक नहीं है और सर्वेइंग में आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, कोई वैल्यूज़ याद नहीं रखनी है। ज़्यादातर बहुत कम वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखनी है और पूरा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, टोटली कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो आपको कम से कम चीज़ें याद रखनी है। बिल्डिंग मटेरियल की आप बात करो तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है। हर एक टेस्ट के आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए, हर एक टेस्ट का आपको रिजल्ट पता होना चाहिए, हर एक टेस्ट में आप कौन सा एपरेटस यूज कर रहे हो, उस एपरेटस के डायमेंशन क्या हैं, पर्टिकुलर टेस्ट रिजल्ट की वैल्यूज़ क्या क्या हैं, किसी भी क्वालिटी या किसी भी वैल्यू को या किसी भी चीज़ को मेजरमेंट के लिए आपको कौन सा टेस्ट आप यूज़ करोगे। तो हर एक टेस्ट आपको आप डिटेल में वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर याद करने वाली हैं। समझना वहाँ बहुत कम है, कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड वहाँ पर बहुत कम है, बट आपको याद बहुत रखना है। आरसीसी स्टील जैसे सब्जेक्ट कोडल सब्जेक्ट है, वहाँ पर आपको कोडल प्रोविजन बहुत ज़्यादा याद रखनी है। और एसएससी जेई और हमारे जो भी छोटे मोटे एग्ज़ाम हैं उनमें कोडल प्रोविजन ज़्यादा पूछी जाती है। गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट भी है। सोम में आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, फॉर्मूले भी आपको वहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखने हैं। तो अगर हम सोम से स्टार्ट करेंगे तो सोम में बहुत टाइम लग जाएगा। तो सर्वेइंग से भी इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि सिंपल सब्जेक्ट है, लगभग सारे क्वेश्चन इस पर आसानी से बन जाते हैं विदाउट एनी किसी भी बहुत बड़े कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। तो सर्वेइंग से जब स्टार्ट करेंगे तो सर्वेइंग में हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। तो इसमें हमारे जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सर्वेइंग स्टार्ट करने से पहले, वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जितने भी पीवाईक्यूज़ है हमारे एसएससी जेई में हो गया है ना। बात कर लीजिए आपकी जो भी आपके अदर स्टेट जेई हो गया, जैसे जेई के पीएससी हो गया, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, आपका यूपी पीसीएल हो गया, आपका उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम है यूके SSS या यूके पीएससी हो गया, आरआरबी जेई एग्जामिनेशन, तो जितने भी स्टेट के लेवल के इसरो का एग्ज़ाम हो गया, तो सारे एग्ज़ाम के इसमें पीवाईक्यूज़ रखे गए हैं। तो ये आपको इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए होगी तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसको शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा द सर्वेइंग में फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। तो इसको हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द सर्वे इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड। तो जब हम सर्वेइंग सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्योंकि हमारी जो अर्थ सरफेस है वो ना तो फ्लैट है ना स्फेरिकल है पूरी तरह से, और एक्चुअल शेप जो अर्थ है वो ऑब्लेट स्फेरॉइड है। ऑब्लेट स्फेरॉइड कहने का मतलब ये हो गया कि जो आपकी इक्वेटोरियल एक्सेस है एज़ कम्पेयर टू द पोलर एक्सेस वो क्या है, ज़्यादा है। बट अपनी कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए हम मीन अर्थ सरफेस को क्या करके चलते हैं, स्फेरिकल सरफेस एज्यूम करके चलते हैं। अब ये एजम्पशन भी दो टाइप की हो गई, या तो आप इस मीन सरफेस को कर्वेचर, उसका जो एक्चुअल शेप है कर्वेचर उसको कंसिडर करके चलो, या आप इस जो आपकी मीन सरफेस है अर्थ की उसको फ्लैट कंसिडर करके चलो। तो अगर आप अर्थ के कर्वेचर को नेगलेक्ट कर रहे हो और अर्थ की सरफेस आपको फ्लैट कंसिडर करके चल रहे हो तो वो आपका सर्वेइंग हो गया वो सर्वेइंग हो गया आपका प्लेन सर्वेइंग। तो प्लेन सर्वेइंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा अर्थ का कर्वेचर है उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, रेदर देन जियोडेटिक सर्वेइंग में हम अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करके चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका जियोडेटिक सर्वेइंग। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि प्लेन सर्वेइंग में जब आपने एज्यूम किया था कि जो हमारा अर्थ सरफेस है वो फ्लैट है,
तो आप कितने एरिया ऑफ एक्सटेंट तक उसको फ्लैट कंसिडर करके चलते हैं, तो वो एरिया ऑफ एक्सटेंट हो गया आपका 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। क्यों करते हैं 195.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया तक? क्योंकि इसमें ये देखा गया है कि जो भी आपके प्लेन ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं और जो भी आपके स्फेरिकल ट्रायंगल फॉर्म होंगे, उनके एंगल में जो डिफरेंस आएगा वो केवल 1 सेकंड का डिफरेंस आता है, पहला डेटा। दूसरा डेटा ये देखा गया कि जब अगर आप अर्थ सरफेस पर एक आर्क या एक कर्व्ड लाइन ड्रॉ करोगे जिसकी लेंथ है मान लो 18.5 किलोमीटर, इस कर्व्ड की लेंथ है 18.5 किलोमीटर। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास एक कॉर्ड है, इसकी लेंथ केवल कितने सेंटीमीटर से कम होगी? 1.54 सेंटीमीटर। भाई कर्व्ड लाइन है तो कर्व्ड लाइन की लेंथ तो ज़्यादा होगी ना एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट लाइन। तो कितनी ज़्यादा होगी, कितनी कम होगी? ये स्ट्रेट लाइन कितनी कम होगी? 1.54 सेंटीमीटर कम होगी एज़ कम्पेयर टू दिस लेंथ। और ये लेंथ कितनी होनी चाहिए आपके पास? 18.5 किलोमीटर। तो प्लेन सर्विंग में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला, अर्थ की सरफेस को आप फ्लैट कंसिडर करके चलोगे, कर्वेचर को आप नेगलेक्ट कर दोगे। दूसरा, कहाँ तक आप प्लेन सर्विंग कंडक्ट कर सकते हो? 195.5 किलोमीटर स्क्वायर तक कर सकते हो। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो हमारे पास प्लेन ट्रायंगल और स्फेरिकल ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं उनमें जो एंगल का डिफरेंस आ रहा है वो केवल 1 सेकंड का डिफरेंस आएगा। तीसरा पॉइंट, अर्थ सरफेस पर अगर आप एक कर्व्ड लाइन या एक आर्क ड्रॉ करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास कॉर्ड है वो केवल 1.54 सेंटीमीटर छोटी होगी विद इन आपकी जो आर्क है उसकी लेंथ होनी चाहिए 18.5 किलोमीटर। तो ये आपका प्लेन सर्वेइंग हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग होता है बेस्ड ऑन द कर्वेचर। दूसरा, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो पर्पज़ क्या हमारा सर्वे करने का मेन पर्पज़ हमारा होता है डाटा कलेक्ट करना या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो अगर हमारी इन्फॉर्मेशन मान लो वाटर बॉडी से रिलेटेड है, हमें नेविगेशन के लिए या हमें मीन सी लेवल को डिटरमाइन करना है, तो हमें वाटर बॉडीज़ पर जाकर के जो हमारे सी है उस पर सर्वे करना पड़ेगा। तो वाटर बॉडीज से रिलेटेड जितना भी डेटा कलेक्ट करना है या जो भी हमारा सर्वे है उसको हम करते हैं हाइड्रोग्राफिकल सर्वे में। सी ऑप्शन, हाइड्रोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे में हम किसी भी एरिया का या किसी भी कंट्री का या किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जो हमारी वहाँ की टोपोग्राफी है, चाहे नेचुरल फीचर्स हो चाहे मेन मेड फीचर्स हो, उनको शो करने के लिए, उनकी डिटेलिंग के लिए जो हमारा सर्वे होता है उसे हम कहते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे। तो पहला और दूसरा क्लासिफिकेशन जो कि जियोडेटिक सर्वेइंग और प्लेन सर्वेइंग है, ये हमारा बेस्ड ऑन द कर्वेचर ऑफ अर्थ है। प्लेन सर्वेइंग में कर्वेचर को नेगलेक्ट कर देंगे, अर्थ सरफेस को फ्लैट मान के चलेंगे। जियोडेटिक सर्वेइंग में जो एक्चुअल शेप है अर्थ का, जो कि कर्वेचर है, उसको कंसिडर करके हम चलेंगे। तो जियोडेटिक सर्वेइंग की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द प्लेन सर्वेइंग। ठीक है, तो पहला का आंसर हो गया आपका पास ऑप्शन ए, जियोडेटिक सर्वेइंग। सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज द स्मॉलेस्ट वन। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, इनमें से सबसे छोटा स्केल कौन सा होगा? स्केल की जब भी हम बात करेंगे तो स्केल हमारा होता है मैप की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड की डिस्टेंस। तो आपके पास मैप पर कितनी डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय आपके पास ग्राउंड पर कितनी डिस्टेंस है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं कहूँ कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 सेंटीमीटर की हमारी मैप की डिस्टेंस ग्राउंड पर 10 मीटर की डिस्टेंस के बराबर होगी। तो ये आपका स्केल हो गया। तो स्केल को रिप्रेजेंट करने के भी हमारे पास 3 तरीके हैं। या तो आप उसको इंजीनियरिंग स्केल के टर्म से में रिप्रेजेंट कर लो, या आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लो। 3 तरीके। पहला तरीका आपका पास हो गया इंजीनियरिंग स्केल के टर्म से। इंजीनियरिंग स्केल क्या होता है? आप जो भी स्केल रिप्रेजेंट कर रहे हो एक स्टेटमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, तो एक स्टेटमेंट के फॉर्म में है, तो इसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग स्केल। दूसरा आपके पास होता है RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। उसमें हम क्या करते हैं 1 समथिंग, जैसे 1:x, स्टेम या 1/x, x कुछ भी हो सकता है, इसके टर्म से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा आपके पास हो गया ग्राफिकल स्केल। अब जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लोग हम इसका कैसे सॉल्व करेंगे? आप या तो इन पूरे स्केल को एक स्केल में ले आओ, या तो सारे स्केल को, या तो ये जितने भी आपके पास ये स्केल हैं, या तो इन सबको RF में कन्वर्ट कर लो,
या इन सारे स्केल को इंजीनियरिंग स्केल में कन्वर्ट कर लो। तो कन्वीनियंस के लिए मैं क्या करते हैं, हम इन सारे स्केल को आरएफ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आरएफ में कन्वर्ट कैसे करना है, देखो आरएफ में कन्वर्ट ऐसे किया जाता है। आप जब भी आपको इंजीनियरिंग स्केल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये चैप्टर से, जब भी आपको आरएफ से आपको इंजीनियरिंग स्केल या इंजीनियरिंग स्केल से आरएफ में आपको कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग स्केल आपके पास दे रखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। तो इधर यूनिट आपकी अलग है, सेंटीमीटर यूनिट है, और इधर आपकी यूनिट डिफरेंट है, मीटर यूनिट है आपकी मेजरमेंट की। तो आरएफ में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो, दोनों साइड आप सेम यूनिट ले आओ। अब दोनों साइड सेम यूनिट कैसे ले आ सकते हैं, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, इधर मैं सेंटीमीटर ले आ रहा हूँ, तो 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। अब दोनों तरफ यूनिट सेम हो गई, तो ये आपका आरएफ हो गया। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1:1000 या 1/1000, ये आपका आरएफ हो गया। तो आरएफ इंजीनियरिंग, आरएफ से आपको इंजीनियरिंग स्केल में कन्वर्ट करना है, तो जैसे 1 आपके पास 1000 है, तो दोनों तरफ सेम यूनिट लगा दो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब 1000 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 मीटर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आपको फॉरवर्ड चलना है, यहाँ से आपको बैकवर्ड चलना है। तो अगर आप आरएफ से इसमें चल रहे हो तो फॉरवर्ड चलो, और अगर आपको आरएफ से इंजीनियरिंग स्केल में जाना है तो बैकवर्ड चलो, कॉन्सेप्ट सेम है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं सारे स्केल को आरएफ में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। तो आरएफ में कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, पहला आपके पास आरएफ में ही दिया हुआ है, लेकिन आरएफ जब भी हम लिखते हैं तो इन जनरल हम 1/1 के टर्म्स में लिखते हैं। तो यहाँ पर 4:20 समथिंग दे रखा है, तो इसको क्या करोगे आप, 4 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 1:1 कितना आ जाएगा, 4 से आप उसको डिवाइड करोगे तो 4 × 5 = 20 और 4 0 और आ जाएंगी, तो 5 के पीछे 4 0, 1 2 3 4, तो ये आपके पास हो जाएगी 5 के पीछे 4 0। दूसरा आपके पास है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5000 मीटर, तो इसको वैसे कर लो 1 सेंटीमीटर। अब 5000 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, तो 5000 तो ऐसे रहेगा पहले से, 3 0 1 2 3, और मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो 2 0 आ जाएंगी। तीसरा आपके पास है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर को जब करोगे तो 50 मीटर है, तो 50 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो ये 5000 आ जाएगा। तीसरा आपके पास है 1:, ये तो आरएफ में ही है, तो 1:4 0 3 4, तो आपके पास अभी सेम यूनिट में आ गए चारों स्केल आरएफ में। अब जब भी आपको देखना है कि स्केल आपका लार्जेस्ट स्केल है या आपके पास स्मॉलेस्ट स्केल है, तो आप क्या करोगे, अब मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग ये देख लीजिए कि जो आपके पास आरएफ दे रखा है, अब आरएफ कैसे लिखते हो आप, आरएफ आप लिखते हो 1/x के टर्म्स में, ये x हो गया आपका डिनोमिनेटर। तो अगर आपका डिनोमिनेटर लार्ज है, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर आपके पास ज़्यादा है, तो आपका स्केल क्या हो जाएगा, स्मॉल स्केल हो जाएगा। जैसे सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूँ 1/10 बड़ा है या 1/100 बड़ा है, तो 1/10 क्या है, बड़ा है, क्योंकि 1/10 की वैल्यू आ गई वो 0.1 और इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 0.01, तो ये 0.1 बड़ा होता है, 0.01 बड़ा होता है, 0.1 बड़ा होता है, तो 1/10 आपके पास बड़ा है। तो ये बड़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कम वैल्यू है, ये छोटा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू है। अब स्केल में आपको क्या चाहिए, स्मॉल वैल्यू चाहिए, स्मॉलेस्ट स्केल चाहिए। तो स्मॉलेस्ट स्केल कौन सा होगा, जिसमें डिनोमिनेटर में क्या होगी, बड़ी वैल्यू होगी। तो डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू किस में है, देखिए इन सबसे डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, बी वाले में, क्योंकि बी वाले में कितना इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 5 लाख, ये 5 लाख है, तो जो कि सबसे ज़्यादा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बस आपको इसमें ये करना है, सारी स्केल को आरएफ में कन्वर्ट कर लो। अब ये देखो कि डिनोमिनेटर किसका बड़ा या कम है। अगर डिनोमिनेटर में लार्ज वैल्यू है तो स्केल स्मॉल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में अगर स्मॉल वैल्यू है तो स्केल आपका लार्ज हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आपकी स्केल के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके पास बी। तीसरा आपके पास क्वेश्चन कह रहा है कि द मेन प्रिंसिपल ऑफ फील्ड सर्वेइंग इज टू बी वर्क फ्रॉम। सर्वेइंग करने के आपके पास 2 प्रिंसिपल होते हैं। पहला प्रिंसिपल वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, दूसरा प्रिंसिपल टू लोकेट द पॉइंट
विद रिस्पेक्ट टू टू रेफरेंस पॉइंट। तो पहला तो इन दोनों में से नहीं दिख रहा है, दूसरा भी नहीं दिख रहा है, तीसरा यहाँ पर देखिए पार्ट टू होल नहीं, होल टू पार्ट। तो आपका सर्वेइंग का जो प्रिंसिपल होता है होल टू पार्ट होता है। आप बाहर से अंदर की तरफ काम करोगे। सबसे पहले मान लीजिए आपने इतने एरिया पर सर्वे करना है, तो सबसे पहले आप कंट्रोल पॉइंट्स को स्टेबलाइज करोगे विद द हेल्प ऑफ प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, और उसके बाद फिर आप अंदर की तरफ काम करना शुरू करोगे। क्योंकि जो भी एरर होगी, क्योंकि आपने सबसे पहले कंट्रोल पॉइंट आपके फिक्स हैं, तो आपकी जो भी एरर होगी ना वो केवल इतने एरिया पर ही एरर होगी। लेकिन अगर आप पार्ट टू होल जाओगे तो आपकी एरर एक्यूमुलेट होती चली जाएगी। तो इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट करने का केवल एक रीज़न है कि जो भी आपकी एरर है वो आपको एक्यूमुलेट नहीं होनी देनी है, आपको एरर को प्रिवेंट करना है एक्यूमुलेशन से। तो प्रिवेंशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ एरर, ये हमारा इस सर्वे का पर्पज होता है। तो होल टू पार्ट, और दूसरा प्रिंसिपल टू लोकेट द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास आंसर डी। ये आंसर हो गया आपके पास आंसर डी। चौथा क्वेश्चन कह रहा है द श्रिंकेज फैक्टर ऑफ ओल्ड मैप इज 24 डिवाइडेड बाई 24/25। द RF इज 1 दिस, देन द करेक्टेड स्केल ऑफ मैप इज। देखिए श्रिंकेज फैक्टर वाला जो मैंने कहा था कि स्केल के 3 तरीके हैं, या तो आप इंजीनियरिंग स्केल लिख लो, या आप RF के टर्म्स में लिख लो, या ग्राफिकल स्केल बना लो। तो ग्राफिकल स्केल के आपके पास ये फ़ायदा हो जाता है कि मान लो इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गई, तो इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होने के कारण आपका मान लो जो आपका मैप है वो श्रिंक कर गया, तो जो भी आपकी इसमें मेजरमेंट थी वो भी श्रिंक कर जाएगी। तो अगर आप एक्चुअल स्केल से मेजरमेंट करोगे तो एरर आएगी। लेकिन अगर आपने मान लो यहाँ पर कोई ग्राफिकल स्केल बना रखा है तो वो ग्राफिकल स्केल भी श्रिंक कर जाएगा उसी रेशियो में जिस रेशियो में ये मैप श्रिंक करेगा। तो इसका फ़ायदा ये हो गया कि आपकी जो भी स्केल है वो आपकी करेक्ट वैल्यू बता देगा। तो ये आपका ग्राफिकल, तो श्रिंकेज फैक्टर जब भी यूज आएगा इसका मतलब वहाँ पर ग्राफिकल स्केल यूज किया गया है। तो श्रिंकेज फैक्टर को ही हम ऐसे डिफाइन करते हैं। तो श्रिंकेज फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? श्रिंकेज फैक्टर की वैल्यू मैं इसको दूसरे स्लाइड पर कर रहा हूँ। श्रिंकेज फैक्टर, तो श्रिंकेज फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? श्रिंकेज फैक्टर की वैल्यू होती है श्रंक लेंथ, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, श्रंक लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। मान लीजिए आपने सबसे पहले मैप पर 10 सेंटीमीटर की एक लेंथ ड्रॉ करी थी और इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई और मैप आपका श्रिंक कर गया और आपकी लेंथ बच गई मान लीजिए 9 सेंटीमीटर, श्रिंक कर गई 9 सेंटीमीटर बच गई, 1 सेंटीमीटर श्रिंक कर गई। तो आपका इस मैप के लिए श्रिंक फैक्टर कितना हो जाएगा? श्रंक लेंथ कितनी है? 9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 10, तो आपका कितना हो गया? 9/10। तो क्वेश्चन में जो आपके पास 24/25 दे रखा है ना, उसका मतलब ये होगा कि आपकी ये श्रंक लेंथ है और ये आपकी ओरिजिनल लेंथ है। ठीक, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपके पास एक ओल्ड मैप है जिसका आपको श्रंक फैक्टर दे रखा है या श्रिंकेज रेशियो दे रखा है और उसका आपको RF दे रखा है। ये RF कौन सा वाला है? ये RF जब आपने मैप बनाया था, जब आपने मैप को कंस्ट्रक्ट किया था, तो जब आपने उसमें जो भी डिटेलिंग करी होगी वो कौन सी स्केल में करी होगी? 1:24,000 के, 2400 2400 के। लेकिन जब आपका मैप श्रिंक कर गया, अब जब आप इस स्केल्स को यूज करोगे तो आपकी डिस्टेंस इनकरेक्ट आएंगी। तो आपकी डिस्टेंस करेक्ट आए इसके लिए आपको इस स्केल को भी क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तो आपका करेक्ट स्केल क्या हो जाएगा? तो उसका मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ डायरेक्ट। तो श्रंक फैक्टर का फॉर्मूला, तो श्रंक फैक्टर बराबर श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ या फिर श्रंक RF डिवाइडेड बाई ओरिजिनल RF। ठीक, तो ओरिजिनल RF कौन सा है? 1/2400। श्रंक फैक्टर कितना है? 24/25। तो 24/25 मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल स्केल कितना है आपके पास? 2400। तो 24 से कट जाएगा 100 टाइम्स, तो ये जाएगा 2500। सिंपल कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। समझ में आ रहा है? आंसर हो जाएगा आंसर बी। जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा या जिसमें आपको लगता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट पर डिटेल वीडियो बननी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, 1/2500।
पांचवा क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैप ए, दो आपके पास दो मैप है एंड मैप बी। मैप ए का स्केल आपके पास 1:1000 है और बी का स्केल आपके पास 5000 है। तो इसमें से कौन सा आपके पास करेक्ट है? मैप ए लार्ज स्केल कंपेयर टू मैप बी। देखिए हमें ये बताना है कि कौन सा स्केल लार्ज है और कौन सा स्केल स्मॉल है। अब देखिए 1/1000 1/5000, तो 5000 डिनोमिनेटर में वैल्यू ज़्यादा है तो स्केल क्या हो जाएगा? कम। तो मैप बी का स्केल कम है, तो मैप बी का स्केल है लेस, कम। और मैप ए क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू ज़्यादा है तो डिनोमिनेटर में मैप ए के लिए डिनोमिनेटर में वैल्यू कम है, तो डिनोमिनेटर में वैल्यू अगर कम है तो मैप हो जाएगा मोर, मतलब लार्ज स्केल। तो ये हो जाएगा मैप ए का स्केल हो जाएगा लार्ज, और मैप बी का हो जाएगा लेस या स्मॉल। तो मैप बी स्मॉल इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, तो डिनोमिनेटर में अगर ज़्यादा है लार्ज वैल्यू है तो स्केल हो जाएगा स्मॉल स्केल, लेस स्केल, लार्ज स्केल। अब देखिए मैप ए लार्ज है, हाँ मैप ए लार्ज है एज़ कम्पेयर टू मैप बी, यस। तो पाँचवें का ऑप्शन कितना हो जाएगा? आंसर इज ए, बाकी देखने ही नहीं है। तो केवल आपको RF चेक करना है, RF का डिनोमिनेटर चेक करो। डिनोमिनेटर में अगर लार्ज वैल्यू है तो स्केल स्मॉल, डिनोमिनेटर में स्मॉल वैल्यू है तो स्केल लार्ज, सिंपल, ठीक। अच्छा छठा क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन हो गए आपके। छठा क्वेश्चन नंबर 6 व्हेन 1 सेंटीमीटर ऑन मैप रिप्रेजेंट 10 मीटर ऑन ग्राउंड, तो RF ऑफ फ्रैक्शन इज दी। 1 सेंटीमीटर ऑन मैप, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। तो ये आपका इंजीनियरिंग स्केल हो गया। तो मैंने क्या कहा था, ये इंजीनियरिंग स्केल को अगर आपको RF में कन्वर्ट करना है तो दोनों तरफ आप सेम यूनिट कर लो, तो सेम यूनिट कर लो। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, सेंटीमीटर में बदलो तो 10 मीटर में कितने हो गए? 1000 सेंटीमीटर। 1:1000 दिख रहा है कहीं? 1:1000, ऑप्शन इज डी। तो छठे का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। छठे हो जाएगा आपके पास ऑप्शन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो सर्विंग में देखिए कुछ भी याद नहीं करना है, सर्विंग में जितने भी आपके पास कॉन्सेप्ट बनेंगे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सारे। इन एन इंजीनियरिंग ड्राइंग इट इज़ रिटन टू अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर, विच रेशियो डज इट करस्पॉन्ड। अब देखिए अब ये इंजीनियरिंग स्केल है, इंजीनियरिंग स्केल को आपको RF में कन्वर्ट करना है। सेम 100 मीटर देर का, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, तो ये 100 मीटर में 2 जीरो और बढ़ जाएंगी, तो 100 के पीछे 2 जीरो मतलब टोटल 5 जीरो हो जाएंगी। तो सातवें का आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो सीधे सीधे बनने लग गए ना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ अ स्केल, ठीक है, दैट कैन बी मेजर यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 5 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 मीटर एंड 90 मीटर। तो कौन 10 सेंटीमीटर क्या कह रहा है? अच्छा आपके पास कोई स्केल है, मान लीजिए आपके पास कोई स्केल है, तो इस स्केल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, कि इस स्केल की आपको लार्जेस्ट मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जो कि आपको 3 सेंटीमीटर भी मेजर करके दे दे, 5 सेंटीमीटर भी मेजर करके दे दे, 10 सेंटीमीटर भी मेजर करके दे दे, 12 सेंटीमीटर भी मेजर करके दे दे और 90 सेंटीमीटर भी मेजर करके दे दे। तो कौन सा स्केल, जैसे आपके पास मान लीजिए 15 सेंटीमीटर वाला स्केल होता है हमारा नॉर्मल स्केल, 15 सेंटीमीटर वाला, तो उस 15 सेंटीमीटर से आप 1 सेंटीमीटर भी मेजर कर सकते हो, 2 भी मेजर कर सकते हो, 3 भी मेजर कर सकते हो, 4 भी मेजर कर सकते हो, 5 भी मेजर कर सकते हो एंड सो ऑन। तो सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी आपके पास स्केल की, कि एग्जैक्टली का मतलब क्या हो गया? एग्जैक्टली का मतलब हो गया कि 3 मीटर को आप 3 मीटर ही कंसिडर वहाँ पर मेजर कर पाओगे, 3 पॉइंट समथिंग में आप मेजर नहीं करोगे। 5 मीटर को एज इट आप 5 मीटर ही कंसिडर करना है। तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 8वां आंसर हो जाएगा डी। अब इसमें क्या करना है आपको, इन सब का HCF ले लो, इन सबको क्या लेना है आपका? HCF लेना है। तो HCF कौन सी संख्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक ऐसी संख्या है जिससे सब में भाग चला जाए, तो कौन सी संख्या है? 30 है। तो 30 में 3 का भी भाग जाएगा, 5 का भी जाएगा, है ना,
एंड 90 का भी चले जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था। द मैप मेंशन द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, द स्केल इन द रेशियो ऑफ, देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर है, दोनों तरफ यूनिट को सेम कर लो, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में तो सबसे पहले हो गया 1000 मीटर, 1000 मीटर, और फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदला तो 2 जीरो और लग जाएंगी, तो ये कितना हो गया 10 की पावर कितना हो गया 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 1:10 की पावर 5, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 9वें का आंसर। तो 9वें का आंसर हो गया सी, 9th क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ आर एफ 1 दिस एंड डिस्टेंस टू बी शो ऑन ड्राइंग इज इतना दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन ऑन ड्राइंग। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई मैप है आपके पास, उस मैप को आपने ड्रॉ किया 1:60,000 है ना, इतना। ठीक है, शोन ऑन द ड्राइंग, टू बी शोन ऑन ड्राइंग इज इतना किलोमीटर। ठीक है, अब आपके पास कोई लेंथ है ग्राउंड में, उस लाइन की लेंथ है 7.5 किलोमीटर। तो अब आपको ये बताना है कि जब आप इस लेंथ को ड्राइंग में डिनोट करोगे या जब ड्राइंग में ले करोगे तो आपको कितनी लेंथ रखनी पड़ेगी, क्योंकि 7.5 किलोमीटर की लाइन तो बनाओगे नहीं ड्राइंग शीट पे, तो ड्राइंग शीट पे आप कितनी लेंथ बनाओगे इस स्केल के अकॉर्डिंग। तो देखो, इस स्केल को कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर की लेंथ कहाँ पर, मैप पर आपके पास कितनी हो जाएगी ग्राउंड पर 60,000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर की लेंथ आपके पास ड्राइंग शीट पर फील्ड में आपके 60,000 सेंटीमीटर के बराबर होगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे 100, तो ये हो जाएगा 600 मीटर। अभी 600 मीटर को भी मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किस में, किलोमीटर में, तो किलोमीटर में कंसिडर आप कैसे करोगे 600 डिवाइडेड बाय, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो 600 से डिवाइड बाय करोगे तो 0.6 किलोमीटर। अब हमने जब स्केल को कन्वर्ट किया तब हमारा स्केल कन्वर्ट करके कुछ ऐसा आ गया, कैसे 1 सेंटीमीटर, देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आप चाहे 0.6 किलोमीटर कह लो, सेम एज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 60,000 सेंटीमीटर, सेम बात है। तो मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर मेरा मैप पर फील्ड में मुझे कितना दिखाएगा 0.6 किलोमीटर। अब हमारे पास कितनी वैल्यू है, हमारे पास आपको कितनी डिस्टेंस शो करवानी है 7.5 किलोमीटर, तो 0.6 किलोमीटर शो करने के लिए 1 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर को शो करने के लिए कितना 1/0.6, अरे बोलो 1 किलोमीटर को 0.6 किलोमीटर को शो करने के लिए मान लीजिए फील्ड में आपके पास लेंथ है 0.6 किलोमीटर, तो आपको कितना शो करना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर। तो 0.6 किलोमीटर की लेंथ को शो करने के लिए आपको चाहिए 1 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर लेंथ को शो करने के लिए आपको कितना चाहिए 1/0.6 सेंटीमीटर। 7.5 किलोमीटर की लेंथ के लिए कितना चाहिए मल्टीप्लाइड बाई 7.5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, आप इसको सॉल्व कर लो 7.5 डिवाइडेड बाई 0.6, तो ये वैल्यू आ रही है आपके पास 12.5 सेंटीमीटर आंसर। तो है क्या वहाँ कोई ऑप्शन में ऐसा, 12.5, तो आंसर हो जाएगा आपके पास आंसर ए। ठीक है, चलिए, या तो आप ऐसे करो या दूसरा तरीका अगर मैं बताऊं इसको, तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। पहले हमने क्या किया, हमारे पास स्केल था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 60,000, हमने ये करा
हमने ये बोला कि मैंने इसको, इधर भी सेंटीमीटर था आरएफ में, तो मैंने इसको कन्वर्ट किया, तो मैंने बोल दिया 1 सेंटीमीटर। 60,000 सेंटीमीटर को मैं 0.6 किलोमीटर भी लिख सकता हूँ। 0.6 किलोमीटर में होते हैं 60,000। तो अब इतना, इस स्केल का कहने का मतलब ये हो गया कि 0.6 किलोमीटर ग्राउंड पर 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा मैप पर। 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड विल बी इक्वल टू 1/0.6 सेंटीमीटर ऑन मैप। 7.5 किलोमीटर ऑन ग्राउंड विल बी, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो 0.7 पाएगी, तो 7.5 डिवाइडेड बाई 0.6, इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर आंसर। दूसरा तरीका, दूसरा आप ऐसा कर सकते हो, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है मैप की डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड की डिस्टेंस, मैप की डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ग्राउंड की डिस्टेंस। तो आपका स्केल कितना, 1 अपॉन, तो मैप पर डिस्टेंस है 1, ग्राउंड पर डिस्टेंस है 60,000। ठीक, मैप पर डिस्टेंस आपको चाहिए मान लीजिए x, और ग्राउंड पर डिस्टेंस है आपकी 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर। तो x की वैल्यू यहाँ, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, तो 7.5, अब ध्यान दो 7.5 डिवाइडेड बाई 60,000, तो इस किलोमीटर को फिर किस में बदल लो, किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल लो। तो किलोमीटर में हो गया आपके पास 1000 मीटर, 1000 मीटर में हो गया पास 1000 सेंटीमीटर। तो 3 और 2 5, 3 और 2 5 से 2 2 4, ऊपर 1 10 बच जाएगा, ऊपर 1 10 बच गया। तो इसको कर लो 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 6, तो यह गया आपके पास 12.5। तो कैसे भी कर लो, तो पहला वाला मेथड सेम था, ठीक है, दोनों ही मेथड सेम थे बट कैलकुलेशन, ठीक, ये हमारा इसमें ये हो गया। तीसरा हमारे पास, अब अगला के नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 11वां क्वेश्चन। ठीक है, 11वां क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, देखिए 11वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच इज द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आइसोमेट्रिक स्केल इज यूज टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक स्केल is not used to draw isometric view, a square is seen as rectangle in isometric view, rectangle seen as parallelogram in isometric। तो ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन हो गया। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो इसका आंसर हो जाएगा 11वां का आंसर हो जाएगा सी। 12वां, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन था, जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग आपने पढ़ी हुई, इस सर्विंग से इससे लेना देना नहीं है कोई, तो ये इसका आंसर हो गया सी। When a quantity represented in two different measuring unit system is to be measured, which type of scale is used? Which type of scale is used? जब दो अलग अलग मापने वाली इकाइयां प्रणाली में एक मात्रा को मापा जाए तो किस प्रकार के पैमाने को? When a quantity represented in two different measuring unit system is to be measured which type। देखें, अगर आपके पास दो अलग अलग क्वांटिटी देखें, 1 सेंटीमीटर, आर एफ हमने क्या कहा था, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेंटीमीटर है, यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या मीटर है, तो दो डिफरेंट यूनिट हो गई, लेकिन है तो मेजरमेंट की यूनिट सेम, सेंटीमीटर और मीटर किसकी मेजरमेंट की यूनिट है, सेंटीमीटर भी लेंथ की मेजरमेंट की यूनिट है डिस्टेंस की, मीटर भी लेंथ की मेजरमेंट की डिस्टेंस है। तो क्वांटिटी क्या आपके पास लेंथ है, लेकिन आपने दो अलग अलग सिस्टम में, इसको सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में है, तो आपने क्या साइज, कौन सा स्केल यूज किया है आपने इसकी, या आप इसको ऐसे लिख लो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मान लीजिए 10 फीट मैंने लिख लिया, ठीक है। तो ये फुट पाउंड सिस्टम में हो गया, या आपका सीजे सिस्टम में हो गया, तो इसको आप लिखते हो आरएफ, तो इसका आंसर हो जाएगा आरएफ। तो जहाँ दो इंजीनियरिंग स्केल में, सॉरी आरएफ नहीं, ये आ गया आपका इंजीनियरिंग स्केल। तो इंजीनियरिंग स्केल और इंजीनियरिंग स्केल से ही हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आरएफ में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वर्नियर स्केल तो मेन स्केल के फ्रैक्शनल पार्ट को पढ़ने के काम आता है,
वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल तो मेन स्केल के फ्रैक्शनल पार्ट को पढ़ने के काम आता है, तो इसका तो इसमें मेजरमेंट में कोई लेना देना नहीं हो गया। डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल प्लेन स्केल यूज़ कर, प्लेन स्केल में हम क्या करते हैं, जब आपके पास कोई 2 डायमेंशन आपको मेजर करनी है, जैसे 2.5 सेंटीमीटर। डायगोनल स्केल, ये प्लेन स्केल आप यूज करोगे। डायगोनल स्केल जब आपको 3 डिस्टेंस मेजर करनी है, मान लीजिए सेंटीमीटर, मिलीमीटर और डेसीमीटर, तो आप डायगोनल स्केल यूज करोगे। RF यूज कर, जो आपका इंजीनियरिंग स्केल है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंजीनियरिंग स्केल। इंजीनियरिंग स्केल ऑप्शन में नहीं है, तो इंजीनियरिंग स्केल से ही आप RF कन्वर्ट करते हो। इंजीनियरिंग स्केल से ही आप RF कन्वर्ट करते हो, तो इंजीनियरिंग स्केल तो ऑप्शन में है नहीं, तो आप RF में ही जा सकते हो, तो इसका हो जाएगा आंसर सी। अब देखिए, कंपैरेटिव स्केल विद डिफरेंट RF। अब RF के पास में 2 ऑप्शन है, एक तो डिफरेंट RF हो सकता है या सेम RF। तो RF अलग अलग क्यों होगा? अगर आपके पास RF अलग अलग हो गए तो वैल्यूज़ तो अलग अलग दे देगा, तो सेम RF, तो RF विल बी सेम। रिप्रेजेंट करोगे आप इंजीनियरिंग स्केल में या RF में, लेकिन RF विल बी सेम, क्योंकि अगर 2 क्वांटिटी के लिए आप अलग अलग RF यूज कर रहे हो तो क्वांटिटी तो आपको अलग अलग बता देगा हो, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। इस टाइप के क्वेश्चन कम ही आते हैं, ये फालतू के क्वेश्चन पूछ रहा है ये। RRBG 2014 का क्वेश्चन है, एकदम घटिया क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 15 तक कर लेते हैं आज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग? लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू 2 रेफरेंस, सही है। मेजर कंट्रोल पॉइंट आर मेजर्ड विद लोअर डिग्री ऑफ प्रिसीजन, नहीं भाई, कंट्रोल पॉइंट्स को तो आप हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन से मेजर करोगे ना, तो ये गलत हो गया। तो नॉट करेक्ट में तो बी हो गया आपके पास, तो ये हो गया। लेकिन ये प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग नहीं है। ये देखो, अगर मैं केवल स्टेटमेंट की बात करूं तो स्टेटमेंट तो ये गलत है, तो स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि मेजर कंट्रोल पॉइंट मेजर्ड विद लोअर डिग्री ऑफ प्रिसीजन नहीं, हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन से, तो ये स्टेटमेंट तो आपका इनकरेक्ट हो गया। लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, लेकिन ये प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये आपके पास आंसर नहीं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बट ये आंसर करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग देखना है, तो हमारे पास 2 प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल नहीं है, बट ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। माइनर कंट्रोल पॉइंट आर मेजर्ड विद हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। आप उसको आप जो प्रिसीजन का मेजरमेंट है वो हायर डिग्री होना चाहिए, लोअर डिग्री से क्यों मेजर करोगे किसी चीज़ को। वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, अब देखिए, ये आपके पास प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग है, ये आपके पास प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग है, ये दोनों तो प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग थे ही नहीं। तो पहला प्रिंसिपल था कि लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू 2 रेफरेंस, ये सही है। लेकिन ये ऑप्शन डी ये कह रहा है कि वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, नहीं। सर्विंग का प्रिंसिपल क्या कहलाता, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ना कि पार्ट टू होल, तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू प्लेन प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, तो वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल करेक्ट नहीं है, क्योंकि करेक्ट क्या होना चाहिए था, पार्ट टू होल। ठीक। 14वां, मीन सी लेवल एडॉप्टेड बाय सर्वे ऑफ इंडिया रेफरेंस इज लोकेटेड एट, तो जो हमारा मीन सी लेवल होता है वो मीन सी लेवल हमारे पास कहाँ है, मुंबई में। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है कि जो मीन सी लेवल का यूज हम कहाँ करते हैं, मीन सी लेवल मुंबई में। तो मीन सी लेवल हमारे पास रेफरेंस हो जाता है जब हम लेवलिंग का काम करते हैं वर्टिकल प्लेन पर, तो ये आपके पास ही हो गया। ठीक है, 15वां क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, RF ऑफ स्केल, द RF ऑफ स्केल इज लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1। तो आपके पास RF कितना हो गया, तो RF जो आपके देखो, RF कैसे रिप्रेजेंट करते हो, 1/x के टर्म्स में आप रिप्रेजेंट करते हो, 1/x, तो 1/x, तो 1/x, देखिए 1/x, तो 1/x मैं ऐसे लिखता हूँ, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। तो RF 1/10 के 10 भी हो सकता है, तो 1/10 करो आप, तो 1/, जब आप 10 करोगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.1,
है ना। तो 0.1 जो कि लेस देन है 1, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, पहला ऑप्शन तो ठीक है। ग्रेटर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/0.5। भाई आर एफ ऐसे भी तो हो सकता है। आर एफ 1/0.5 कहने का क्या मतलब है कि 1 सेंटीमीटर की आपकी मैप की डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर की ग्राउंड की डिस्टेंस के बराबर होती है। ज़रूरी थोड़ी है कि ग्राउंड में जो डिस्टेंस ज़्यादा है उसको छोटा ही करना है। ये भी तो कर सकते हैं कि जो ग्राउंड पर डिस्टेंस छोटी डिस्टेंस है उसको आप मैप, मान लीजिए आपके पास ग्राउंड पर डिस्टेंस कोई छोटी डिस्टेंस है, उसको आपको बड़ा इनलार्ज करके बताना है, तब तो आपको इसके लिए वाला लेना पड़ेगा कि 0.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को मैं ग्राउंड पर को 1 सेंटीमीटर से शो करूँगा। तो जब आप 1/0.5 करोगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 2, जो कि 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा है इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। तो ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, तो इसका मतलब इक्वल टू 1 भी हो सकता है कि हाँ 1/1। मान लीजिए मैंने स्केल ले लिया 1/1 का, कि 1 सेंटीमीटर मेरा ग्राउंड का स्केल 1 सेंटीमीटर मेरे मैप के स्केल के बराबर हो, तो किसी भी टाइप में RF आपका हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। तो आज के लिए इतना बहुत रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, और शेयर करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोगों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू।